औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। I hope you all will be fine and having good health. ले जी, कल डायरेक्टर्स की 2 क्लासें, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल की। तो मुझे बताइए, दोनों क्लासेस में कोई मसला? आज भी ऐसे ही होगा। जो हम एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडिपेंडेंट वाला, वो लाइव कवर कर रहे हैं, और जो उसके बाद रटे वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूँगा। तो आज की भी 2 क्लासेस होंगी एंड कल यानी कि संडे वाले दिन भी एक क्लास अपलोड हो रही होगी। तो ये थोड़ा सा लंबा एरिया है और हम लोगों ने इसको एंड करना है। तो कोई सवाल? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे टाइम दें, और नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ रिकॉर्डिंग्स के साथ और कुछ क्लासेस के साथ हम इस सिलेबस को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। अभी भी बच्चे सुन तो रिकॉर्डिंग ही रहे हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है, दैट इज सीरियस कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने विदाउट एनी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग करवा के भेजी है। चलो खैर, ये तो बात चलती रहेंगी। हम शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसकी रेगुलेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पहले सिलेबस में होता था, बट इतना डिटेल्ड कंटेंट नहीं था। इस दफ़ा जब आईकैब ने उसको रिवाइज किया तो इसको मज़ीद इलेबोरेट कर दिया और एक रेगुलेशन भी डाल दी। तो थीम यही है कि हम इस पूरे एरिया को लाइव कवर कर रहे हैं, और बाकी मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा और वो अपलोड हो जाएगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो कि किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है कंपनी के साथ, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ। एक ऐसा शख्स जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं लेता। एक ऐसा शख्स जो कि रोज कंपनी में नहीं आता। एक ऐसा शख्स जो कि कंपनी की फलाह के लिए काम करता है, मगर खामोशी से इंडिपेंडेंटली काम करता है। वो कंपनी से किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं लेता, कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करता, नथिंग। एक ऐसा डायरेक्टर जो कि कंपनी के साथ ना तो किसी तरह से कनेक्टेड है और ना ही वो कोई रिलेशनशिप रखता है, चाहे वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो या कोई और अगर आपको पेक्यूनरी मुश्किल लग रहा है तो मैं उसका मतलब बता देता हूँ। पेक्यूनरी इज फाइनेंशियल। तो एक ऐसा शख्स जो कि कंपनी से ताल्लुक नहीं रखता, कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता, चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, और ना सिर्फ कंपनी के साथ, ना सिर्फ उस कंपनी के साथ जिसका वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बल्कि उसके किसी एसोसिएट में भी उसका ताल्लुक ना हो, सब्सिडरी में भी ताल्लुक ना हो, होल्डिंग में भी ताल्लुक ना हो, और वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट्स को एक्सरसाइज करे, और ना वो शख्स उस कंपनी में बैठे किसी और डायरेक्टर को जानता हो या उससे ताल्लुक रखता हो। यानी कि ये कंपनी है, कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड। ये मिस्टर ओ डब्ल्यू मिस्टर ओ डब्ल्यू अल्फा लिमिटेड के हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
इसका मतलब है कि मिस्टर OW का नो रिलेशनशिप विद अल्फा लिमिटेड। वो अल्फा लिमिटेड में नहीं आते, ना रोजमर्रा की नसीहतें करते हैं, सिर्फ मीटिंग में आएंगे, अटेंड करेंगे, कंपनी को कुछ टेक्निकल मशवरे देंगे और चले जाएंगे। ना इनका ताल्लुक इस अल्फा लिमिटेड के साथ है, ना अगर इसकी कोई होल्डिंग है उसके साथ है, अगर इसकी सब्सिडरी है उसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, या इसकी अगर कोई और एसोसिएट है उसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, ना उनके साथ, ना इसमें मौजूद किसी और डायरेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इनका। वो नहीं जानते एक दूसरे को, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सबसे अलग होकर काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आ रहे। ये लोग मीटिंग में आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, टेक्निकल मशवरे देते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। अगर एक कंपनी को रिक्वायर्ड है कोई इंजीनियरिंग स्किल्स, तो वो कहती है अच्छा यार, हम ऐसा करते हैं, मार्केट से एक बड़ा नाम उठाते हैं और उसको अपने बोर्ड में बिठा देते हैं। वो सर्च करते हैं, उनको फर्स्ट करें एक बड़ी यूनिवर्सिटी से एक वाइस चांसलर मिलता है, या कोई प्रिंसिपल मिलता है, कोई डीन मिलता है, या कोई ऐसा अच्छा स्टूडेंट मिलता है जो कि काफी नाम रखता हो। उन्होंने उसको अपॉइंट कर लिया अपने बोर्ड पे, उससे पूछने के बाद, कंसेंट लेने के बाद। तो टेक्निकली तो वो कनेक्टेड नहीं है कंपनी के साथ, और ना वो कंपनी से कोई सैलरी विड्रॉ कर रहा है, ना उस कंपनी के साथ, ना उसकी होल्डिंग के साथ, ना सब्सिडरी के साथ, ना एसोसिएट के साथ। सिर्फ वो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और कंपनी को अच्छे मशवरे देकर चला जाएगा। दिस इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये इंडिपेंडेंट व्यूज रखता है और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता। लॉ ने कहा कि नो डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। यानी कि अगर तो इनमें से कोई नीचे वाली बात साबित हो गई तो तुम उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाओगे। टेक्निकली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लॉ ने बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं नेगेटिव टोन में, यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर ये हो गया है या हुआ है तो तुम उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाओगे। इसका मतलब क्या है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए। देखते हैं, अगर तुम कंपनी में, उसकी किसी सब्सिडरी में, या उसकी होल्डिंग में पिछले 3 सालों में कभी एम्प्लॉय रहे हो तो तुम उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यानी कि अगर मिस्टर ब्रावो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं पी कंपनी के, तो पी कंपनी की होल्डिंग में या पी कंपनी के सब्सिडरी में उन्होंने पिछले 3 साल में कभी मुलाजमत ना की हो, ना होल्डिंग में, ना पी में, ना उसकी सब्सिडरी में, तो तब वो पी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। वो कहता है मुलाजमत के बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी ना रहे हो उस कंपनी के, उसके सब्सिडरी के, एसोसिएट के, या उसकी होल्डिंग के, पिछले 3 सालों। तो अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ना तो आपको पिछले 3 सालों में उस कंपनी का या उसकी होल्डिंग का या सब्सिडरी का या एसोसिएट का एम्प्लॉय होना चाहिए, या ही चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, तो तब आप जाके एलिजिबल करार होते हैं। फिर उसका पिछले 3 सालों में कभी अगर कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा है, उसने कुछ कंपनी के साथ काम किया है, ट्रांजैक्शंस किए हैं, बिजनेस किया है, उसका डेटर था या उसका क्रेडिटर था, कुछ भी था, या कभी लोन दे दिया था, कुछ भी,
अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस की हैं या कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो कि बिजनेस नेचर का हो उस कंपनी के साथ, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो भी इनएलिजिबल है टू एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ओ मिस्टर ओ की चाहत है या कंपनी की चाहत है कि वो इस कंपनी कंपनी लेनोवो के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने। मगर आज से 2 साल पहले, 2 years बिफोर, ओ ने इस लेनोवो के साथ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, बिजनेस किया हुआ है, माल सप्लाई किया हुआ है या माल खरीदा हुआ है और अच्छा खासा खरीदा हुआ है डायरेक्टली। तो आप 3 साल तक तो नहीं कर सकते, यानी कि उस ट्रांजैक्शन से अगले 3 साल तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यह डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या है कि मिस्टर ओ एक और कंपनी चलाते हो और उस कंपनी ने परचेज किया हो, या मिस्टर ओ की कोई पार्टनरशिप फर्म हो और उस पार्टनरशिप फर्म ने ट्रांजैक्शंस की और मिस्टर ओ उसमें पार्टनर हो, तो ये इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली क्या है कि मैंने खुद जाती कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया हो। इनडायरेक्टली क्या है कि मेरी पर्सनल कैपेसिटी ना हो, मेरी किसी और कंपनी में या कोई और ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें मैं पार्टनर हूँ, उसने कोई ट्रांजैक्शंस की हो, या पार्टनर यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और मेजर शेयर होल्डर जहाँ पे आप शेयर्स रखते हैं। हमने कहा ना मिस्टर ओ की कोई और कंपनी हो, अब अगर मिस्टर ओ उस कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर्स रखते हैं और वो कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर लेती है लिनोवो के साथ, तो फिर मिस्टर ओ वुड बी कंसिडर्ड इनएलिजिबल। क्यों? क्योंकि वो वहां पे मेजर शेयर होल्डर है और इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रही है, या वो वहां पे डायरेक्टर है। तो काफी सख्त शर्तें हैं लॉ की, जब वो बचाना चाहता है या मेक श्योर करना चाहता है कि ये बंदा वाकई में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय ना रहा हो, कंपनी का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, होल्डिंग का, पिछले 3 सालों में चीफ एग्जीक्यूटिव ना रहा हो इन सब का, या पिछले 3 सालों में उसने कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप ना रखा हो। इन 3 चीजों के ऊपर लॉ काफी रिजिड है। फिर हैज रिसीव्ड रेम्युनरेशन, कोई पैसा लिया है, कोई फी ली है, कोई सैलरी ली है, कोई चीज विदड्रॉ की है पिछले 3 सालों में, जब वो एज डायरेक्टर वहां पे काम कर रहा था, या उसने कोई एडिशनल रेम्युनरेशन लिया, उससे हट के कोई मजीद पैसा लिया, उससे हट के उसने कोई मजीद पैसा लिया हुआ, उस केस में भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मगर लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस दे दी यहाँ पे। लॉ ने कहा जब मैं एडिशनल रेम्युनरेशन की बात कर रही हूँ तो उसमें रिटायरमेंट के बेनिफिट्स शामिल नहीं करने, और ये एक्सेप्शन बस यहीं तक है, आगे नहीं है। एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो एडिशनल रेम्युनरेशन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स को शामिल नहीं करना, बट डायरेक्टर फीस शामिल होगी। और अगर उसने कोई स्टॉक ऑप्शंस परचेज किए हैं, कुछ शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए हैं, और उसको उन शेयर्स के ऊपर कोई और प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है, तो वो आप उसको ऐड करेंगे, वो इस रेम्युनरेशन में ऐड होगा। सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐड नहीं होंगे। तो अगर उसने 3 सालों में कोई फी वगैरह चार्ज की है डायरेक्टर होने की, या कोई एडिशनल पैसे चार्ज किए हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो उसको मिलते हैं कंपनी की तरफ से, वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा।
या कोई ऐसा शख्स जो कि बड़ा क्लोज रिलेटिव हो कंपनी के किसी प्रोमोटर का। प्रोमोटर क्या होते हैं, हमने बहुत शुरू में पढ़ा था। कंपनी के किसी और डायरेक्टर का या किसी मेजर शेयर होल्डर का। और जब मैं कहता हूँ मेजर शेयर होल्डर, मतलब 10% या उससे ऊपर वोटिंग पावर रखने वाले लोग। और क्लोज रिलेटिव क्या हो सकता है? उसका स्पाउस, शरीके हयात, लीनियल असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स। अब असेंडेंट्स क्या होते हैं? आपके दादा, आपके फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर। और डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? आपके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, उन बच्चों के बच्चों के बच्चे। तो असेंडेंट्स जाते हैं ऊपर की तरफ और डिसेंडेंट्स जाते हैं नीचे की तरफ। या आपका कोई भाई बहन, सिबलिंग्स। तो अगर तो ये शख्स क्लोज रिलेटिव है कंपनी के किसी प्रोमोटर का, या उसकी स्पाउस का, या उसके लीनियल असेंडेंट्स का, डिसेंडेंट्स का, या उसके भाई बहनों का, या वो शख्स क्लोज रिलेटिव है कंपनी के किसी और डायरेक्टर का, या उसके स्पाउस का, या लीनियर का, या असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स का, या सिबलिंग्स का, या वो शख्स क्लोज रिलेटिव है मेजर शेयर होल्डर का, उसके स्पाउस का, लीनियर असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स का और सिबलिंग्स का, तो उस केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। बड़ी जालिम किस्म की शर्तें हैं। लॉ पता नहीं किस बंदे को ढूंढना चाह रहा है कि जिसका 3 साल रिलेशनशिप भी ना हो, ना वो कभी डायरेक्टर रहा हो, ना वो कभी एम्प्लॉय रहा हो, ना वो कभी सीईओ रहा हो, ना उसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, ना उसने कोई पैसे चार्ज किए हो, ना वो क्लोज रिलेटिव हो, मतलब कभी उसका जिंदगी में उस कंपनी के साथ ताल्लुक वास्ता ना हो, तब जाके वो क्वालिफाई करेगा टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस पूरी स्लाइड में मुझे बताइए कोई सवाल। ये सारी बातें क्लियर है? डन। यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट अ केस स्टडी, कि वो आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दे दे और आपसे कह जी बताएं अब यहाँ पे ये बंदा बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर मजीद बातें भी हैं। उसने कहा कि अगर वो शख्स क्रॉस डायरेक्टरशिप रखता हो या उसका कोई सिग्निफिकेंट लिंक हो किसी और डायरेक्टर्स के साथ थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंपनीज और बॉडीज नॉट बीइंग एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि 42 वाली कंपनीज ना हो। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए में है 3 डायरेक्टर। कौन कौन से? मिस्टर ओ, मिस्टर एस और मिस्टर एम। ये 3 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं कंपनी ए में। ओ, एम और एस। कंपनी बी में 2 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। एक है, 2 डायरेक्टर, एक है मिस्टर डब्ल्यू और एक है मिस्टर एक्स। एक सेकंड, मिस्टर एक्स नहीं है, ये है मिस्टर ओ। अब जरा गौर से देखिए क्या हो रहा है। मिस्टर ओ कंपनी ए के भी डायरेक्टर है, मिस्टर ओ कंपनी बी के भी डायरेक्टर है। ओ दोनों कंपनीज में कॉमन है, दोनों कंपनीज में लिंक रखते हैं। तो ओ ना तो ए का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है ना बी का बन सकता है। ये बात समझ आ गई? बट इस ओ की वजह से, इस कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से उसने क्या किया, ना ये डब्ल्यू ए का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ना ये एस
और ना ये एम बी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस डायरेक्टरशिप्स। कि अगर एक बंदा दो बोर्ड्स पे कॉमन है, अगर एक बंदा दो बोर्ड्स पे कॉमन है, तो साफ सी बात है कि वो दोनों लोगों को जानता होगा, उसकी जान पहचान होगी, अदर लोगों के साथ, अदर डायरेक्टर्स के साथ सलाम दुआ होगी। तो अगर आप दो कंपनीज में कॉमन हैं, तो उन दोनों कंपनीज के बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, वो उन कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते जिन के बोर्ड पे आप सर्व कर रहे हैं और आप कॉमन है। तो ये मिसाल याद रखनी है। तो क्योंकि वो दोनों जगह पे कॉमन है, ओ इज कॉमन, तो ना डब्ल्यू ए पे जा सकता है, ना एस और एम बी पे जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस डायरेक्टरशिप्स रखता है। ओ ए में भी है, ओ बी में भी है। देयर इज अ क्रॉस रिलेशन, सिग्निफिकेंट लिंक है। बट 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 एक्सेप्शन भी है। अगर ये बी फर्ज करें सेक्शन 42 वाली कंपनी है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, फिर क्या होगा? अगर वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो ये अप्लाई नहीं हो। फिर डब्ल्यू ए के बोर्ड पे जा सकता है और एस और एम बी के बोर्ड पे जा सकते हैं। फिर इस तरह का कोई रूल काउंट नहीं होगा। क्योंकि देखें क्या कह रहा है, बॉडीज नॉट बीइंग एसोसिएशन लाइसेंस्ड अंडर 42, यानी कि इन पे ये चीज अप्लाई नहीं हो रही। वो कंपनियां जो कि 42 सेक्शन के अंदर नहीं आती, उनके अलावा सब पे अप्लाई हो रही है। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। तो लेक्चर खत्म होने के बाद जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपने एक एक पॉइंट को तफसील से देखना। देन हैज सर्व्ड ऑन बोर्ड फॉर मोर देन 3 consecutive terms। उसने लगातार 3 साल अगर एक कंपनी के बोर्ड पे काम किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट, अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद, तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हैज सर्व्ड ऑन बोर्ड फॉर मोर देन 3 consecutive terms, यानी कि 3 consecutive terms उसने काम किए। हाँ, अगर उन 3 टर्म्स में आप एक टर्म का गैप दे दें, तो फिर आप दोबारा से क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपने एक टर्म का गैप दे दिया तो फिर आप दोबारा से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या मतलब? ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक, ईयर 5 से लेके ईयर 9 तक, और ईयर नहीं, 5 से लेके 8 तक, 1 से लेके, एक सेकंड, ये काउंटिंग गलत हो गई है। लेट सपोज एक बंदा अपॉइंट हुआ था ईयर 1 में, और हमें पता है कि डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं 3 सालों के लिए, तो ईयर 1, 2 और ईयर 3, ये हो गई एक टर्म। फिर ईयर 4, 5 और 6, 7, 8 और 9, ये है 3 consecutive terms। तो अगर आपने 3 consecutive terms बोर्ड पे काम किया हुआ तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहला सकते। बट अगर आप बीच में गैप दे दें, 2 साल के बाद तीसरे साल में ना आए, या पहले साल के बाद
अगली टर्म का गैप दे दें तो फिर आप दोबारा से क्वालिफाई कर जाएंगे टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या आपको अपॉइंट किया हो किसी क्रेडिटर ने पहले, याद है हमने कहा था कि एक क्रेडिटर अगर लोन देता है किसी कंपनी को तो वो अपना नुमाइंदा बिठा देता है, एक नॉमिनी डायरेक्टर बिठा देता है। सेम वॉज विद द गवर्नमेंट साइड। तो अगर आप किसी को नॉमिनेट करके भेज देते हैं तो अब जिसको आपने भेजा है वो चाह के भी उसी कंपनी में दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो जिसको भेजा जा रहा हो उसको कम से कम पता होना चाहिए कि आइंदा फ्यूचर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं उसके लिए। पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर और रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट। तो ये बहुत सख्त कंडीशंस लॉ ने रखी हैं। 1 2 3 4 5, 5 इधर है और 6 7 8, 8 बातें कर रहे हैं। देन वो कहता है कि जितनी मैंने ऊपर 3 3 साल का पीरियड आपको बताया है उसको 2 साल में कन्वर्ट कर लेना अगर वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो। इनको चूज कैसे करना है? इन द सेम मैनर एज सेक्शन 159 की चूजिंग। यहां तक क्लियर है? इनको चूज कहां से किया जाए? तो लॉ ने कहा कि भाई यू हैव टू मेंटेन अ डाटा बैंक। आपको एक डाटा बैंक मेंटेन करना है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर कोई भी शख्स चाहता है कि मैं किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं तो उसको अपना नाम, अपना अता पता, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड, जिसको अपॉइंट किया जाना है अंडर एनी लॉ रूल्स रेगुलेशंस या कोड शैल बी इलेक्टेड या सिलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा बैंक। एक डाटा बैंक तो पहले मेंटेन करें ताकि पता हो कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। उस डाटा बैंक के अंदर नाम आ रहे होंगे, एड्रेस आ रहे होंगे, क्वालिफिकेशंस आ रही होंगी उन लोगों की जो कि एलिजिबल हैं और विलिंग है टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो जाके बताएं, अपनी कंसेंट दें, अपना नाम बताएं, एड्रेस बताएं, क्वालिफिकेशंस बताएं और इस चीज को मेक श्योर करें कि उनका वो तमाम डाटा उस डाटा बैंक के अंदर रिकॉर्ड हो गया। ये कौन मेंटेन करेगा डाटा बैंक? इट शैल बी मेंटेन बाय एनी इंस्टीट्यूट। कोई भी इंस्टीट्यूट मेंटेन कर ले, कोई भी बॉडी मेंटेन कर ले, कोई भी एसोसिएशन मेंटेन कर ले जो एसएसीपी कह देगा। और डाटा मेंटेन करने के साथ साथ उनको वेबसाइट पे भी अपलोड करना ताकि हर एक इजीली जाके चेक कर सके कि कौन एलिजिबल है हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। फिर वहां से बंदे चूज किए जाते हैं और उन बंदों का इलेक्शन भी करवाया जाता है जैसे नॉर्मल डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को चूज करने के लिए सबसे पहले क्या बनेगा? डाटा बैंक। डाटा बैंक कैसे बनेगा? वो लोग जो कि बनना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, बाकी चीजें आके बताएंगे कंपनी को और अपनी विलिंगनेस शो करेंगे। और जब वो अपनी विलिंगनेस शो कर देंगे उनका डाटा वो एसोसिएशन, वो बॉडी, वो इंस्टीट्यूट अपने पास मेंटेन कर लेगी और सेम उसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर देगी।
फिर जब आप उसमें से चूज कर रहे होंगे तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको ड्यू डिलिजेंस दिखानी पड़ेगी, यानी कि उनको हर चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी, तमाम कंडीशंस तमाम डिस्क्वालिफिकेशंस को गौर से देखना पड़ेगा। अगर कोई मसला कोई परेशानी आई तो फिर वो लोग जिम्मेदार होंगे। अब डाटा बैंक तो मेंटेन हो गया, डाटा बैंक तो उन्होंने बना दिया। अब इस डाटा बैंक में से बंदा चूज कैसे करना है आपने, ये बताया है इस रेगुलेशन में, कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन 2018। और अब ये रेगुलेशन आपके कोर्स का पार्ट है, तो आइए देखते हैं ये रेगुलेशन क्या कहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले हमने पढ़ी है डिस्क्वालिफिकेशंस, यानी कि वो बंदा 3 साल में ये ना करता हो, 3 साल में वो ना करता हो, पैसा ना विड्रॉ करता हो, क्रॉस डायरेक्टरशिप ना रखता हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो 8 बातें अपनी जगह पे वैलिड है। उन 8 बातों के बाद आपने कुछ बातें और भी देखनी है। हमें वो वाला बंदा चाहिए होगा जिसका कम से कम 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, जिसका 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना ये और है, इन दोनों के बीच में और है, यानी कि इधर दिस और दिस, और फिर देखें एंड है, तो इन दो में से कोई एक, और फिर नीचे वाली सारी। तो या तो वो बंदा कम से कम 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखता हो, या वो बंदा कम से कम 15 साल वर्क एक्सपीरियंस रखता हो, या वो कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री रखे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकग्नाइज्ड है, और उसके पास 5 साल का तजुर्बा हो। तो टेक्निकली लॉ ये कहना चाह रहा है कि अगर उसके पास डिग्री है और 5 साल का तजुर्बा है तो वो, या डिग्री नहीं है बट उसके पास तजुर्बा 15 साल का है, तो वो बंदा मुझे काबिल कबूल है। और तजुर्बा किसमें होना चाहिए? सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस, कोई और डिसिप्लिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो या तो मुझे 15 साल वर्क एक्सपीरियंस दे दो, या डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस दे दो। तो अगर मैं इसको वैसे लिखूं, डिग्री प्लस 5 इयर्स और 15 इयर्स, तो वो बंदा इक्वलेंट कहलाएगा, वो बंदा इक्वलेंट कहलाएगा। फिर वो बंदा विलिंग भी होना चाहिए टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट कंफर्म करे, वो अपना रीजनेबल टाइम डिवोट करे कंपनी के अफेयर्स में, अपनी टेक्निकल राय दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, और सारी चीजों को करने का रजामंद हो, तो वो बंदा एलिजिबल कहलाएगा। तो इस पूरी स्लाइड में जो काम की बात थी वो ये थी, 15 साल या 5 साल और डिग्री। देन मजीद कुछ बातें उसने कहा, प्रोफेशनल बॉडी का मतलब क्या है। पीछे अगर आप गौर से देखें ना, तो उसने कहा था कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए एक किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हो, या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो। तो जब हम प्रोफेशनल बॉडी की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन मिसाल आपका अपना आईकैप, जो कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है। और अगर मैं आउटसाइड पाकिस्तान जाऊं तो एसीसीए वाले लोग, आईसीडब्ल्यू वाले लोग, कोई और बॉडी जो कि पाकिस्तान से बाहर बनी हो, पाकिस्तान के अंदर जो बनी हो, आईकैप हो गई, और ये कॉस्टिंग का जो है आईसीएमएपी हो गई। फिर उस बंदे ने डायरेक्टर ट्रेनिंग भी करनी है, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी शमूलियत करनी है। जब आप उस बंदे को अपॉइंट कर लेंगे, जब उसको बोर्ड पे ले आएंगे, तो वो कंप्लीट करेगा अपनी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स का एक प्रोग्राम होता है, उसको पूरा करेगा। या उसको एग्जाम्पशन मिल सकती है फ्रॉम एसएससीपी एज पर लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2017 विद इन 12 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ये क्या है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपको बस ये याद होना चाहिए कि जो भी बंदा बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहा है उससे डीटीपी करना है, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अगर वो एग्जाम्शन लेना चाहता है तो वो एसएससीपी से रब्ता करे, और वो एग्जाम्शन मिल सकती है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत, अगर वो एलिजिबल हुआ। वो कंडीशंस क्या हैं, चिल करें। ये दो डेफिनेशंस आपने क्रैम कर लेनी है। लॉ चलता गया और चलता गया, मजीद कुछ बातें कर रहा है। डाटा बैंक जो बनेगा, डाटा बैंक जो भी बनेगा उसमें तमाम इंफॉर्मेशन आएगी, नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस वगैरह। और वो डाटा बैंक की तमाम इंफॉर्मेशन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह, वो आपने वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। और जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, ये मेक श्योर करना है कि वो आसान फॉर्मेट पे हो, हर एक के लिए एक्सेसिबल हो, और उसको डाउनलोड किया जा सके। कुछ नेसेसरी मेजर्स करने हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह लगानी है, कुछ प्रोसीजर लगाना है कि कोई बंदा अंदर आना चाहे, अपने आप को शामिल करवाना चाहे, तो वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स, प्रोसीजर्स, कंडीशंस के तहत वो अपनी डिटेल्स चेंज करवा सकता है या ऐड करवा सकता है। हर वो बंदा जिसका नाम उस वेबसाइट पे आ रहा है, आप उससे कोई फी वगैरह भी तय कर लेते हैं कि भाई अगर आपने अपना नाम शो करवाना है तो आपको हमें इतनी फी देनी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसका नाम डाटा बैंक में आ रहा है, वो खुद बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि उसके नाम के आगे जो चीजें लिखी हुई हैं वो एक्यूरेट है, एडिक्वेट है और कंप्लीट है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, वो बंदा खुद जिम्मेदार रखता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने उसे दी है वो कंप्लीट है। कंपनी ने अगर किसी भी बंदे को चूज करना है उस डेटाबेस में से, उस डाटा बैंक में से, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करनी है। उसने तमाम फैक्टर्स को देख के ही बंदा सिलेक्ट करना है उस डाटा बैंक में से, टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर जब वो बंदा चूज हो जाएगा तो कंपनी उसे लेगी बयान हल्फिया, अंडरटेकिंग लेगी, उससे हल्फ लेगी, उससे हल्फ लेगी, स्टाम्प पेपर पे लिखवाएगी कि जो उसने चीजें बताई हैं वो सही हैं, और वो तमाम काम नेक नीयत से करेगा, और वो किसी भी तरह से कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहा, मुस्लिक नहीं रहा। वो तमाम डिस्क्वालिफिकेशन जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं, वो सारी अपनी जगह पे वैलिड है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी और लेबोरियस सा एक एरिया है, बट इस पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शुरू वाली बातें, और ये कुछ बातें रेगुलेशंस की। तो जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जब आप इसको तैयार कर रहे होंगे, इस एरिया को, इसको मैंने इसलिए अलग रखा था कि ये एक अलग लेक्चर डिमांड कर रहा था एरिया। तो जब आपने इसको तैयार करना है घर पे या एग्जाम के लिए, तो आपने वर्ड बाय वर्ड चलना है, और जहाँ पे मसला है फौरन से पूछ लेना है, ना सिर्फ इस एरिया पे बल्कि हर एरिया पे। फिर जो भी इंस्टीट्यूट, इदारा डेटाबेस, डाटा बैंक मेंटेन कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, वो ये वाला डिस्क्लेमर लगा देगा। यानी कि उसने ये कॉपी पेस्ट करके डिस्क्लेमर लगा देना कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। यानी कि हर वो कंपनी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, वो एक्सरसाइज करेगी ड्यू डिलिजेंस की, जब उसने उस डाटा बैंक में से बंदा सिलेक्ट करना होगा। डाटा बैंक में नाम आना ये चीज़ की गारंटी नहीं देता कि वो बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उस बंदे का डाटा उसमें फिल किया हुआ है, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पे डाल रहे हैं जिन्होंने डाटाबेस मेंटेन की। तो ये डिस्क्लेमर मेरा नहीं ख्याल का है कि आपको आपसे पूछना चाहिए, बट अगर पूछ ले तो फिर आप इसमें अ, एक फुल स्टॉप तक का भी हेर फेर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्क्लेमर है और इसको एज इट इज हमें क्रैम करना पड़ेगा। तो दैट वाज ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। थोड़ा सा खुश्क है बाद वाला एरिया, बट शुरू वाला एरिया थोड़ा सा रोमांचक है। एक एक पॉइंट पे आपने तवज्जो देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई कैप आपसे केस स्टडी से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल यहाँ से पूछ सकता है।
उसके बाद रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये आप लोगों के पास कल इसकी वीडियो पहुंच चुकी है, काफी डिटेल्ड वीडियोस थी और ये हमने कल कवर किया था। मजीद इस लेक्चर के बाद भी एक सेपरेट क्लास अपलोड होगी और उसको भी आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको प्लान बता दूं, थोड़ा सा टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर लूं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हम नेक्स्ट वीक में किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। आज है 29th और 29th को एक क्लास हम लोगों ने लाइव कर ली है, प्लस एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। उसके बाद 30th को यानी कि संडे वाले दिन भी आपको डायरेक्टर्स की एक और वीडियो मिलेगी। संडे वाले दिन भी एक वीडियो आपको मिलेगी डायरेक्टर्स की, जिसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देन कम्स मंडे एंड ट्यूसडे। आपको पता है कि हमारी नॉर्मल मंडे ट्यूसडे पे क्लास नहीं होती और हम क्लास करेंगे नहीं, बट 31st को और 1st को चैप्टर 4 जो कि आपका इसके फौरन बाद चैप्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव और इस तरह की बातें करता है। चैप्टर 3 और 4 पहले एक टाइम पे कंबाइन हुआ करते थे, सिंगल चैप्टर होता था। तो 4 बहुत आसान है, बहुत ही कोई आसान चैप्टर है। इसकी वीडियोस मैं आपको मंडे ट्यूसडे पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जब आप थर्सडे पे मेरे पास आए लाइव क्लास में तो हम जो हमारा कुछ एरिया पिछला रह गया है हम उसको कवर अप कर लें। तो थर्सडे या फ्राइडे द डे वुड बी कि जब हम अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे। इसमें मैं एक चीज आपको और ऐड कर दूं, आपका जो टेस्ट होगा वो इस संडे पे नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टर्स का ये एरिया तफसील से देखें। तो टेस्ट मैं आपका कंडक्ट करूंगा नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन, यानी कि जो अगला संडे आ रहा, सॉरी फ्राइडे नहीं, 6 तारीख को, 6th को आपका टेस्ट होगा डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर्स प्लस अदर ऑफिसर, यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4। 6 तारीख के बाद 6 तारीख के बाद आप लोग करेंगे रिविजन्स। आप लोग क्या करेंगे? रिविजन्स। और मैं आपको मजीद 5 टेस्ट दूंगा, मजीद 5 टेस्ट दूंगा। अब वो 5 टेस्ट किस तरीके से होंगे? एक होगा टेस्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 5 का। एक टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 3, 4, 8 का। एक होगा 9, 11 का। एक होगा 12 का और एक होगा 6, 7, 10 का। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। और अगर आप मजीद गौर से देखें तो ये 5 ग्रेड्स हैं। तो इनकी डेट्स मजीद रिफाइंड फॉर्म में मैं आप तक पहुंचा दूंगा ग्रुप के अंदर। तो इसके बाद ये 5 टेस्ट हमारे होंगे रिवीजन वाले टाइम में, एंड आप लोग साथ साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक हो गया? सब बातें क्लियर हो गई? ऑल डन, ऑल क्लियर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज।